सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें हम अंतरिम बजट 2024 और 25 भी कंप्लीट करेंगे। अध्याय हमारा 3 है अंतरिम बजट 2024 और 25। अंतरिम बजट 2024-25 वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबके प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को पेश किया है। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और महिलाएं को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस है। फर्स्ट हमारा है गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। फर्स्ट है सबका साथ सबका विकास मंत्र में पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में मदद की है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने से सरकार को 2.7 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम स्वनिधि निधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ। पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह पीबीटीजी के विकास पर जोर। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़ी कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद। दूसरा पॉइंट है अमृत पीढ़ी, युवाओं का शक्तिकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं। उदीयमान भारत के लिए पीएम स्कूल, पीएम श्री में गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों को समग्र चौमुखी विकास किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में 3000 नई आईटीआई स्थापित की गई हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में संस्थानों के अंतर्गत 7 आईआईटी, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा निधियों की निधि स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं से भी हमारे युवा वर्ग को सहायता प्रदान की जा रही है। वे भी रोजगारदाता बन रहे हैं। हमारा देश खेलों में हमारे युवाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है। 2023 में हमारे खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं, जो बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। शतरंज विभूति और हमारे नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने 2023 में वर्तमान शतरंज वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। तीसरा पॉइंट है अन्नदाता, किसान का कल्याण।
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ई नाम के तहत 1361 मंडियों के एकीकृत किया गया है। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है नारी शक्ति का प्रोत्साहन। नारी शक्ति को प्रोत्साहन, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिए गए। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं महिलाओं का 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाने, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। कुल 47.66 लाख करोड़ का बजट कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है। तो कुल प्राप्तियों होने का अनुमान है हमारा 47,65,668 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट 30,01,275 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां हमारे कैपिटल रिसिप्ट हमारा है 17,64,794 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान है 47,65,768 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 36,54,667। पूंजीगत कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर है 11,11,111 करोड़ रुपए। इसमें हमारा एक चार्ट है, इसमें विभिन्न घाटा 2023 और 24 का संशोधित अनुमान, 2024 और 25 का बजट अनुमान। तो राजकोषीय जो हमारा घाटा है, फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 5.8%, इसमें कुल हमारा है 17,34,773 करोड़। जीडीपी का हमारा 5.1%, जो कुल है हमारा 16,85,494 करोड़। फिर हमारा राजस्व घाटा जो है रेवेन्यू डेफिसिट है, तो जीडीपी का है 2.8%, जो कुल हमारा 8,40,527 करोड़ है। जीडीपी का अब हम देखते हैं जो हमारा 2024 और 25 का बजट अनुमान हमारा है राजकोषीय घाटा में। तो जीडीपी का हमारा हो जाएगा 2.0, कुल हमारा हो जाएगा 6,53,338 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा जीडीपी का 1.8%, जो कि कुल है हमारा 5,19,337 करोड़। जीडीपी का हो जाएगा हमारा 0.8%, जो कुल है हमारा है 2,67,801 करोड़। प्राथमिक हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा, प्राथमिक घाटा जो हमारा है, तो इसका हो जाएगा जीडीपी का 2.3%, जो कुल है हमारा 6,79,346 करोड़। जो जीडीपी का जीडीपी का जो हमारा हो जाएगा 2024 और 25 का बजट अनुमान, जीडीपी का हो जाएगा हमारा 1.5%, जो कुल है 4,95,054 करोड़ रुपए। नोट, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ रुपए लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.85 लाख करोड़ रुपए उधार कर्ज लेना पड़ेगा। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय रुपए आता है जीएसटी और अन्य कर से जो 18 पैसे, निगम कर से 17 पैसे, कर विभिन्न प्राप्तियां
तो यह 7 पैसे आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क हमारा 5 पैसे, सीमा शुल्क हमारा 4 पैसे, ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियों से 1 पैसे, रुपए जाता है ब्याज अदायगी में 20 पैसे, करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सा 20 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजना में 8 पैसे, वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण में 8 पैसे, रक्षा में 8 पैसे, आर्थिक में 6 पैसे, पेंशन में हमारे 4 पैसे और 9 पैसे जाते हैं अन्य व्यय में। बजट 2024 और 25 का शीर्ष 3 मद हैं। रुपए कहाँ से आता है? तो उधार एवं अन्य देता है 28%, आयकर इनकम टैक्स 19%, माल सेवा जीएसटी 18%। रुपए कहाँ जाता है? तो ब्याज अदायगी में जाता है 20%, करों शुल्कों में राज्य को हिस्सा 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16%। वर्तमान सरकार 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अमृतकाल के लिए विभिन्न रणनीति अपनाई हैं। आइए देखते हैं। समावेशी और संपोषणीय विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी एवं उत्पादकता के सुधार लाएगी, सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगी और उन्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने में मदद करेगी, निवेश बढ़ाने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने में योगदान करेगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत के अनुकरण में सरकार सुधार करेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय संसाधन, सुसंगत प्रौद्योगिकियां और उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर ब्लॉकों के त्वरित विकास की राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पूर्वी क्षेत्र का विकास के लिए राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण, कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास बनाने में सहायता करने हेतु योजना शुरू करेगी। छत और सौर प्रणाली लागत, रूफटॉप सोलराइजेशन, निःशुल्क बिजली, छत पर सौर प्रणाली लगाना, रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इसे हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का फोकस सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित करेगी। बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बालावस्था देख रेख और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन्नयन से तेजी से लाई जाएगी। टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के प्रबंध के लिए तैयार किया जाएगा। न्यू विन प्लेटफॉर्म पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभान्वित हुए और रोजगार के 10 लाख अवसरों को सृजन हुआ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूह एसएचजी ने 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने की मदद मिली है। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 2020 में घोषित आत्मनिर्भर तिलहन अभियान पहल के आगे
बढ़ते हुए सरसों, मूंगफली, तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी विकासों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, क्योंकि भारत में दुधारू पशुओं को दुग्ध उत्पादकता कम है। अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना के परिणामस्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन को दोगुना हो गया है। 2013 और 14 में सी फूड का निर्यात दोगुना हो गया है। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके निम्न 3 उद्देश्य हैं। फर्स्ट, हमारा जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना। दूसरा पॉइंट है निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना। और तीसरा पॉइंट है निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों को सृजन करना। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष के दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता को तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। लखपति दीदी 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। अवसंरचना विकास पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय और परिव्यय में तिगुना बढ़ोतरी की गई है। बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए इस वर्ष पूंजीगत व्यय के परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11,101 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसकी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.4% होगी। रेलवे सेक्टर में देखते हैं, लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने के लिए लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम की पहचान की गई है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा। सेकंड हमारा पॉइंट है पत्तन संपर्कता गलियारा। तीसरा पॉइंट है अधिक यातायात वाले गलियारा। फिर हमारा 40,000 सामान्य रेल डिब्बे के वंदे भारत मानकों को अनुरूप बदला जाएगा। मेट्रो और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं। विमान क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो गई। उड़ान योजना के अंतर्गत टियर 2, टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों को जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। हरित ऊर्जा वर्ष 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने दिशा में दिए जाने वाले उपाय इस क्रम में हैं। फर्स्ट हमारा 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। सेकंड हमारा पॉइंट है वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मिथेनॉल और अमोनिया के आयात को भी कम करने की मदद मिलेगी। हमारा थर्ड पॉइंट है कि परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और घरेलू प्रयोजनों के लिए
पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। चौथा हमारा पॉइंट है बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सेकंड हमारा पार्ट है भारतीय हमारी सरकार ई वाहनों के लिए विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना की सहायता प्रदान कर रही है। कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना जैव अपघट्य बहुलक जैव प्लास्टिक जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्याप्त हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन क्षेत्र 60 स्थानों में G20 की बैठकों को सफल आयोजनों की दुनिया भर में लोगों की समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की गई। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों को संपूर्ण विकास शुरू करने उनके वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहां पर उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों को वित्त पोषण करने के राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण किया जाएगा। निवेश हमारा है वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह $596 अरब रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना है। विकसित भारत के लिए राज्यों पड़ावों से जुड़े हुए सुधार के लिए 50 वर्ष को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, प्रस्ताव किया गया है, राइट। फिर उसके बाद सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों में उत्पन्न चुनौतियों को व्यापक रूप पर विचार करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 5 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखेगी जाएगी। वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। प्रत्यक्ष कर वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह दुगुना और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी। सरकार करदाता सेवाओं में सुधार लाएगी। वित्त वर्ष 2009-10 तक अवधि से जुड़ी 25,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष पर मांग वापस लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 14-15 तक 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इसके 1 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। लाभ होगा सॉवरेन हेल्थ फंड एवं पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31/3/2025 तक बढ़ाया गया। आईएफएससी इकाइयों की कुछ
आय पर रियायत के लिए साल को बढ़ाकर 31/3/2024 से 31/3/2025 किया गया है। अप्रत्यक्ष कर। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष कर को आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है। जीएसटी ने देश की पूरी तरह से बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया। इस साल औसत मासिक आय सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ। जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ है। राज्यों के राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति हासिल जीएसटी से पहले की अवधि 2012 और 13 में से 2015-16 की 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद अवधि 17-18 से के दौरान 1.22 हो गया है। जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्त संगत बनी है। जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ। उद्योग जगत के 94% उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफ़ी कुछ सकारात्मक रही है। लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से व्यक्ति सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था के तर्कसंगत बनाने के प्रयास वित्त वर्ष 2023-24 में जहां 2.2 लाख रुपए तक आय मुक्त थी, वहीं पर अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई देनदारी नहीं है। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपए किया गया है। पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% हो गई है। विनिर्माण क्षेत्र में की गई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर कर दर 15% रखी गई है। बजट 2023-24 के तहत निम्नलिखित योजनाओं पर खर्च टॉप 4 है। फर्स्ट हमारा मनरेगा पर 84,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास पर 80,671 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन पे हमारा 70,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान पर 60,000 करोड़ रुपए। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय परिवहन पर हमारा 5,44,039 करोड़ रुपए, रक्षा पे हमारा है 4,54,773 करोड़, स्वास्थ्य पे हमारा 90,171 करोड़, शिक्षा पे हमारा 1,24,638 करोड़ रुपए। बजट 24-25 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च टॉप 5 हमारा रक्षा मंत्रालय है 6.21 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन राजमार्ग 2.78 लाख करोड़ रुपए, उसका रेल मंत्रालय जो हमारा 2.55 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण में 2.13 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय में 2.3 लाख करोड़ रुपए,